आपने अपने जीवन में कभी न कभी यह न्यूज जरूर सुना होगा कि पृथ्वी गर्म हो रही है और इसके परिणाम स्वरूप अटलांटिक की आइस पिघल रही है। इस बात पर कोई बहस ही नहीं है कि पृथ्वी गर्म हो रही है। 1880 से अब तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और अब तक के सबसे गर्म 17 वर्षों में से 16 वर्ष 2001 के बाद से ही रहे हैं। नासा का अनुमान है कि 95% संभावना है कि यह करंट वार्मिंग 20th सेंचुरी के मिड से ह्यूमन एक्टिविटीज का प्रत्यक्ष परिणाम है और एक पब्लिश्ड आर्टिकल के अनुसार 97 आउट ऑफ 100 क्लाइमेट साइंटिस्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में बर्फ पिघल रही है और अर्थ का सी लेवल बढ़ रहा है। 19th सेंचुरी के दौरान ओशंस पहले ही 6 सेंटीमीटर बढ़ चुके थे, लेकिन 20th सेंचुरी के दौरान वे 19 सेंटीमीटर और बढ़ गए, जो लास्ट सेंचुरी की तुलना में 3 टाइम्स फास्टर है। NOAA का अनुमान है कि ईयर 2100 तक ग्लोबल सी लेवल के बादल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएंगे, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। यदि ऐसा होता है तो मालदीव, मार्शल आइलैंड्स, किरिबाती और तुवालू जैसे एंटायर आइलैंड कंट्रीज समुद्र में डूब जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उनकी पूरी आबादी को कहीं और शिफ्ट करना होगा और इससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें लाखों राज्य विहीन लोगों को एक नया घर मिलेगा। 2050 तक दुनिया भर से कुल 150 मिलियन क्लाइमेट रेफ्यूजीज मौजूद हो सकते हैं और 2100 तक यह संख्या 2 बिलियन लोगों तक बढ़ सकती है, उस समय के ग्लोबल पॉपुलेशन का 1800%। लेकिन इससे भी बदतर स्थिति क्या हो सकती है? क्या होगा यदि पृथ्वी की सारी बर्फ पिघल जाए? क्या पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी? क्या पृथ्वी पर रहने लायक जगह बचेगी? और अगर ऐसा हुआ तो जानवर, पक्षी और इंसानों का क्या होगा? आइए समझते हैं। यदि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के ग्लेशियरों की सारी बर्फ पिघलकर समुद्र में मिल जाए, इससे ग्लोबल सी लेवल एकदम से 68.3 मीटर तक बढ़ जाएगा। ऐसी तबाही को बर्फ पिघलने की वर्तमान दर से 5000 साल लगेंगे। सैन फ्रांसिस्को एक आइलैंड बन जाएगा और सैन जोस लहरों से नष्ट हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का आकार बहुत बढ़ जाएगा और वह सैक्रामेंटो को पूरी तरह से निगल जाएगी। कैलिफोर्निया की खाड़ी उत्तर की ओर इतनी दूर तक फैल जाएगी कि पाम स्प्रिंग्स एक इनलैंड सिटी बन जाएगा। अटलांटिक तट पर महासागर का ऐसा विस्तार होगा जिससे कॉर्पस क्रिस्टी, ह्यूस्टन, न्यू ऑर्लियंस, पूरे फ्लोरिडा राज्य, साथ ही डेलावेयर राज्य, लगभग पूरे लॉन्ग आइलैंड और न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वॉशिंगटन डीसी और बोस्टन शहर उसमें समा जाएंगे। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अपने साथ मौजूद 2 नए इनलैंड सीज के साथ गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त हो जाएगा और ब्यूनस आयर्स, मोंटेवीडियो और रियो डी जेनेरो के सभी शहर पानी के नीचे डूब जाएंगे। यूरोप दुनिया के सबसे अधिक तबाह क्षेत्रों में से एक होगा। नीदरलैंड का पूरा देश पानी के नीचे होगा और लगभग पूरा डेनमार्क और बेल्जियम का आधा हिस्सा भी पानी के नीचे होगा। ब्रिटिश द्वीप एक द्वीप समूह बन जाएगा और लंदन पूरी तरह से समुद्र के नीचे दब जाएगा और उत्तरी जर्मनी भी बर्लिन शहर सहित पूरी तरह से पानी में समा जाएगा और इटली में वेनिस पर बहुत पहले ही एड्रियाटिक ओशन का कब्जा हो चुका होगा। इस्तांबुल भी पानी के नीचे होगा। क्राइमियन पेनिनसुला क्राइमियन आइलैंड बन जाएगा और ब्लैक ओशन और कैस्पियन ओशन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसका मतलब होगा कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान अब जमीन से घिरे देश नहीं रहेंगे। अफ्रीका शायद सबसे कम गंभीर रूप से प्रभावित कॉन्टिनेंट होगा, लेकिन अलेक्जेंड्रिया और काहिरा दोनों के पानी के नीचे चले जाने से मिस्र को बहुत नुकसान होगा। इस बीच फारस की खाड़ी कतर, बहरीन और बगदाद सिटी के पूरे कंट्रीज को निगल जाएगी। भारत और पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, लेकिन इस तबाही में बांग्लादेश का पूरा देश अस्तित्वहीन हो जाएगा। बीजिंग और शंघाई सहित चीन में करोड़ों लोग पानी के नीचे होंगे। सियोल, प्योंगयांग और टोक्यो शहरों के अलावा ऑस्ट्रेलिया एक नए इनलैंड सीज का घर होगा और अंत में एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा। लेकिन आज के एंटार्क्टिका के विपरीत यह एंटार्क्टिका भविष्य के मनुष्यों द्वारा आसानी से बसाए जाने योग्य होगा। तो इस डरावने भविष्य को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को कम करना शायद हमारी क्लाइमेट चेंजेस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ये निम्नलिखित देश अपनी कम से कम 75% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से उत्पादित करते हैं। 2008 और 2015 के बीच रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 57% तक बढ़ा है। अकेले यूरोपीय संघ ने 2000 से 2013 के बीच अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को दोगुना से भी अधिक कर दिया है
और हाल ही में 195 विभिन्न देशों ने पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वे सभी ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। हालांकि यह संख्या पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन हम एक ट्रू एनर्जी रेवोल्यूशन देखने के करीब हैं। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।